बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी बायो टीचर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल बायो विद सुमा। बायो विद सुमा को आज हम 0 सब्सक्राइबर से स्टार्ट करते हैं और मैं अपने आने वाले तमाम लेक्चर्स फ़लस्तीन के उन भाइयों, उन बहनों और उन बच्चों के नाम करती हूँ जिनको बिला वजह शहीद किया गया है, और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि जल्द ही उनको अपना फ्री पैलेस्टाइन मिले। आमीन। तो बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं। अपना जो टॉपिक है, मेन टॉपिक वो है एवोल्यूशन। जब भी हम लफ्ज एवोल्यूशन सुनते हैं तो हमारे जहन में एक ही पिक्चर जो है वो सामने आती है, जिसमें दिखाया गया होता है कि इंसान जो है वो बंदर से इवॉल्व होके आए हैं। अक्सर बुक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा कि उसमें लिखा होता है कि कम्प्लेक्सिटी सिंप्लिसिटी से कम्प्लेक्सिटी की तरफ जाना एवोल्यूशन है। सिंप्लिसिटी से कम्प्लेक्सिटी की तरफ जाना अगर एवोल्यूशन है, अगर एवोल्यूशन का मकसद है, तो आज हमें ये सिंपलेस्ट चीज़ें यानी वायरस और बैक्टीरिया क्यों नजर आते हैं, वो खत्म क्यों नहीं हुए? तो ये डिफिनेशन जो है वो करेक्ट नहीं है। अगर हम एवोल्यूशन का जो प्रॉपर डिफिनेशन है वो अगर हम देखें, तो एवोल्यूशन जो है वो है, डिफिनेशन अगर हम देखें, दिस इज ग्रेजुअल एंड अनफोल्डिंग चेंज। ये जो है ग्रेजुअल एंड अनफुल यानी टाइम के साथ साथ एवोल्यूशन जो है वो होता है, और ये दोबारा वापस नहीं हो सकता। ये चेंज जब एक दफा हो जाता है तो दोबारा ये वापस नहीं हो सकता। आपके जहन में क्या है कि एवोल्यूशन क्या है? एवोल्यूशन, मैं यहाँ खड़े खड़े मेरी सींग निकल आ जाए, या मेरी आंखें जो है वो चार हो जाए, या मेरी धूम निकल आए, ये एवोल्यूशन है? नहीं। एवोल्यूशन जो है वो हमारे बॉडी में यानी हमारे जीन्स में मौजूद छुपी हुई सलाहियतें जो आगे नस्ल में पास ऑन होके फिनोटिपिकली जाहिर हो जाए, इसको बोलते हैं एवोल्यूशन। और ये टाइम के साथ बहुत टाइम लगता है। जब कोई चीज इवॉल्व करता है तो उसमें सदियां गुजर जाती हैं, मिलियंस ईयर्स गुजर जाते हैं। ये है एवोल्यूशन। यानी एवोल्यूशन ग्रेजुअल चेंज है और अनफोल्डिंग चेंज है। एवोल्यूशन जो है चेंज तो है, तो इस हर चेंज जो है उसका ये मतलब नहीं है कि वो एवोल्यूशन है। सपोज आपके घर के सामने एक तालाब है, उसमें आप गए, उसमें 20 मेंढक हैं। जब मंडे के दिन गए तो उसमें आपने देखा कि 20 मेंढक हैं। जब कुछ दिनों बाद फिर से आप गए उस तालाब की तरफ, तो आपने देखा कि उसमें 5 मेंढक रह गए हैं और बाकी मेंढक जो है वो मर चुके हैं। तो ये एक चेंज तो है, लेकिन ये एवोल्यूशन नहीं है। यानी हर एक बदलाव जो है वो एवोल्यूशन नहीं हो सकता। तो एवोल्यूशन जो है इसका जो मेन मकसद है वो क्या है? यानी सिंप्लिसिटी से कम्प्लेक्सिटी की तरफ तो हम जाते हैं, लेकिन चीजें जो है वो बुरी से अच्छी होती जाती हैं, यानी चीजें जो है वो अच्छी की तरफ जाती हैं। एवोल्यूशन जो है वो पॉपुलेशन में होता है। अगर हम एवोल्यूशन की यूनिट को देखें तो पॉपुलेशन जो है, population is the unit of evolution. यानी जब भी एवोल्यूशन होगी वो पॉपुलेशन में होगी। एक इंडिविजुअल जो है वो जो है इवॉल्व नहीं होता। पॉपुलेशन इज अ होल, पॉपुलेशन को हम लेंगे। पॉपुलेशन इज द यूनिट ऑफ एवोल्यूशन। अच्छा, पॉपुलेशन में जो है वो एवोल्यूशन करवाता कौन है? नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन is the driving force जब पॉपुलेशन में एवोल्यूशन होता है तो वो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से होता है। अब नेचुरल सिलेक्शन क्या है? मैं अगर आसान शब्दों में समझाऊं तो एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी कि नेचुरल सिलेक्शन क्या है। यानी नेचर जिसको सिलेक्ट करता है, जो अच्छी जीन्स होते हैं उनको सिलेक्ट करता है और उनको पास ऑन करके अगली नस्ल में भेज देता है, तो ये है नेचुरल सिलेक्शन। सपोज 2 लड़कियां हैं, अगर मैं आसान अल्फाज में समझाऊं, ये 2 लड़कियां हैं, एक का नाम है टीना और इस लड़की का नाम है मीना।
इनको हम एक पेपर दे देते हैं 100 मार्क्स का। ये पेपर हमने दिया, इसने स्कोर किए टीना ने 100 में से 100 मार्क्स, और मीना ने स्कोर किए 100 में से 20 मार्क्स। ये सेम पेपर है, सेम क्वेश्चन के पेपर हैं। टीना ने 100% मार्क्स लिए और मीना ने 20% मार्क्स लिए। तो IQ लेवल किस लड़की का ज्यादा है? टीना का IQ लेवल जो है वो ज्यादा है, इसका IQ लेवल ज्यादा है इस कंपेयर टू इसका। IQ लेवल ज्यादा होने की वजह से इसके यानी इसके जीन्स जो है वो अच्छे हैं। IQ लेवल जो है वो अच्छा होने की वजह से ये अच्छे से लिख पढ़ पाएगी। लिख पढ़ पाने के बाद ही क्या करेगी, इसको जॉब मिलेगी। जब जॉब मिलेगी तो पैसा आएगा, घर आएगा। यही तो हम कहते हैं कि अच्छी जिंदगी गुजार रही हैं। जब घर होगा, गाड़ी होगी, जॉब होगी इसके पास, तो जो रिश्ते आएंगे, सपोज ये लड़के हैं, ये कोई लड़के हैं, ये सब अपनी अम्मी से कहेंगे कि हमने रिश्ता करना है किससे, टीना से, लेकिन टीना ने किसी एक से रिश्ता करना है। तो ये अगर इन लड़कों को ऑप्शन दी जाए कि आपने टीना से शादी करनी है या मीना से, तो ये लड़के जो है ये टीना से ही शादी करेंगे, क्योंकि टीना के पास फैसिलिटी ज्यादा है, उनके पास गाड़ी भी है, उनके पास घर भी है, तो ये सब जो है टीना से शादी करेंगे। टीना इनमें से एक के साथ शादी करेगी। जब शादी होगी तो क्या होगा, बच्चे होंगे। बच्चे होंगे तो इनकी जीन्स जो है ये पास ऑन हो जाएंगे अगले नस्ल में। यानी इनकी जो अच्छे जीन्स थे, IQ लेवल इनका अच्छा था, अच्छे जीन्स थे, वो पास ऑन हो गए। तो नेचर ने इनकी जीन्स को सिलेक्ट किया। और ये जो मीना है, इनके साथ किसी ने भी शादी नहीं की, तो जब शादी नहीं हुई तो इनके बच्चे नहीं हुए, बच्चे नहीं हुए तो इनके जीन्स जो है वो पास ऑन नहीं हुए। तो ये है नेचुरल सिलेक्शन, यानी नेचर ने जिस जीन्स को सिलेक्ट किया। अब नेचुरल सिलेक्शन की जो यूनिट है वो क्या है, वो इंडिविजुअल है, यानी नेचर जिसको सिलेक्ट करते हैं वो इंडिविजुअली सिलेक्ट होता है। यूनिट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज इंडिविजुअल। अब ये नेचुरल सिलेक्शन जो है, इसमें एवोल्यूशन करवाता कौन है, इसमें कैसे होता है एवोल्यूशन? वेरिएशन की वजह से एवोल्यूशन होता है। वेरिएशन यानी जो टीना और मीना थी उनकी वेराइटीज, उनमें वो वेराइटीज थी, यानी एक का IQ लेवल अच्छा था और एक का थोड़ा सा कम था, तो ये वेराइटीज हैं। तो वेरिएशन जो एवोल्यूशन जो है वो इन वेरिएशंस की वजह से नेचर जो है नेचुरल सिलेक्शन में सिलेक्ट होता है। यानी वेरिएशंस जो है वो क्या है, रॉ मटेरियल है, यानी ये रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल कैसे, इसका IQ लेवल अच्छा है और इसका इतना अच्छा नहीं है। तो ये दो वेराइटीज है हमारे पास, जो अच्छा वाला है ये नेचर इसको सिलेक्ट कर लेता है, ये हमारे पास वेराइटीज हैं। अच्छा, अब है वेरिएशन कैसे होती है, वेरिएशन कैसे आती हैं? वेरिएशन जो है जो भी सेक्सुअली इंटरप्रेट करता है, जैसे ह्यूमंस जो है उनमें एग्स बनते हैं और स्पर्म्स बनते हैं। जब एग्स एंड स्पर्म्स बनते हैं तो वहां पे क्या होता है, मियोसिस का प्रोसेस होता है। मियोसिस में म्यूटेशन होती है। इस म्यूटेशन की वजह से जो वेरिएशंस होते हैं वो आते हैं। यानी जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं वो भी सेम नहीं होते, उनमें भी वैरायटी होती है, उनके जीन्स भी चेंज होते हैं एक दूसरे से। तो ये वेरिएशन कौन लाता है, मियोसिस की वजह से आता है, म्यूटेशन की वजह से। और ये वेरिएशन जो है वो नेचुरल सिलेक्शन के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। और नेचुरल सिलेक्शन क्या करता है, वो ड्राइविंग फोर्स है। नेचर किसी को सिलेक्ट कर लेते हैं, जो अच्छी जीन्स होते हैं, जो अच्छी जीन्स सिलेक्ट हो जाते हैं, फिर उनसे पॉपुलेशन बनता है और इस तरह वही पॉपुलेशन जो है वो इवॉल्व करता है। तो ये है एवोल्यूशन की सिंपल डेफिनेशन और सिंपल कंसेप्ट। अब आगे हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ यानी इस दुनिया पे जो जिंदगी है वो कैसे आई। ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ने से पहले
हम पढ़ते हैं कि ये यूनिवर्स जो है वो कैसे बना, यानी अगर हम बात करें यूनिवर्स की तो ये यूनिवर्स कैसे बना। ये यूनिवर्स बना बिग बैंग थ्योरी, हम पढ़ते हैं यूनिवर्स के लिए बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक एक छोटा सा मैटर, हम नहीं जानते कि ये छोटा मैटर क्या है, ये ब्लैक होल है या क्या है, हम नहीं जानते। कहते हैं कि ये छोटा सा मैटर इसमें ब्लास्ट हुआ, जब ब्लास्ट हुआ तो लॉट ऑफ एनर्जी जो है वो इससे खारिज हुई, और ये एनर्जी जो है ऐसे खारिज होती गई और ये फैलती गई। उस टाइम जब यूनिवर्स नहीं था तो हम टी को क्या लेते हैं, यानी टाइम भी हमारे पास नहीं था, तो हम टी को क्या लेते हैं, टाइम को जीरो लेते हैं। यहाँ पे नो स्पेस एंड नो टाइम था। अब जब ब्लास्ट हुआ और एनर्जी फैली तो हम एक इक्वेशन पढ़ते हैं फिजिक्स में, E is equal to mc²। E is equal to mc² का मतलब क्या है कि एनर्जी को हम दोबारा से मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी यहाँ से जो एनर्जी खारिज हुई वो दोबारा से कन्वर्ट हुई किस चीज में, इससे सिंपलेस्ट एटम्स बने जिसमें हाइड्रोजन एंड हीलियम बने, हाइड्रोजन एंड हीलियम बने। हाइड्रोजन एंड हीलियम ग्रेविटी की वजह से आपस में कंडेंस हो गए। जब ये ग्रेविटी की वजह से कंडेंस हुए तो यहाँ पे स्टार्स बने, यहाँ पे स्टार्स बने, और इन स्टार्स में दोबारा से फ्यूजन हुआ और लॉट ऑफ एनर्जी जो है इससे भी खारिज हुई। जब इससे दोबारा से एनर्जी खारिज हुई तो कुछ डस्ट पार्टिकल्स और इन गैसेस की वजह से यहाँ पे जो एनर्जी खारिज हुई, इन एनर्जी से क्या हुआ, इन एनर्जी से कैल्शियम बने, यानी हायर एटम्स, और आयरन बने। जो हमारे बोन्स में कैल्शियम है, जो हमारे दांतों में कैल्शियम है, जो हमारे ब्लड में कैल्शियम है, ये कहाँ बने, ये स्टार्स में बने। और यहाँ पे जो कुछ डस्ट पार्टिकल्स थे और कुछ और एटम्स बने, उनसे क्या बना, उनसे सन बना, और इस तरह हमारी जो जमीन है वो बनी, अर्थ। तो ये है बिग बैंग थ्योरी। अब जब अर्थ वजूद में आया तो इसका हम टाइम देख लेते हैं कि यूनिवर्स कब बना और ये अर्थ यानी हमारी जमीन जो है वो कब बनी, और फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ जो है वो कब हुआ, ये अब हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो अर्थ हमारा आया वो उसका स्ट्रक्चर कैसे था वो हम देख लेते हैं। इसको मैं उठा देती हूँ। अच्छा, जब हमारी जमीन वजूद में आई तो इसका स्ट्रक्चर जो था ये ऐसे एक रॉक था, एक रॉक, ड्राई रॉक, इसका स्ट्रक्चर ड्राई रॉक की तरह था। यहाँ पर नो ओजोन लेयर, यहाँ पर कोई ओजोन लेयर नहीं था, नो ओजोन लेयर। जब हमारी जमीन बनी पहले नो ओजोन लेयर, और एनवायरनमेंट कैसे था, कोई ऑक्सीजन भी नहीं था, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था, हाइड्रोजन प्रेजेंट था, सो रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट। रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था, और ये बिजलियां जो है ये काटती रहती थी और बहुत सारे वोल्केनोस यहाँ पे होते रहते थे। अब हम देखते हैं कि इसका ये कब बना। अब टाइम देख लेते हैं। बिग बैंग थ्योरी के बाद यूनिवर्स जब हमारा बना तो ये है यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर्स अगो बना, 20 बिलियन ईयर्स अगो। और हमारी जो अर्थ है ये बनी 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। अर्थ के बाद फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ जो है ये बना 4 बिलियन ईयर्स अगो। फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ के बाद
फर्स्ट मैक्रोमॉलिक्यूल्स यानी आरएनए और प्रोटीन्स जो बने वो बने कब? मैक्रोमॉलिक्यूल्स कब बने? 3 बिलियन ईयर्स अगो। इसमें आरएनए और प्रोटीन्स आते हैं। और फर्स्ट सेल जो हमारा बना वो बना 2 बिलियन ईयर्स अगो। ये टाइम है कि हमारी यूनिवर्स कब बनी, हमारी अर्थ जो है वो कब बनी, और फर्स्ट सेल कब बना, ये आप लोग नोट कर लें, ये अक्सर क्वेश्चन में आता है। इसके बाद हम देखेंगे कि ओरिजिन ऑफ लाइफ की थ्योरी क्या है, किस किसने थ्योरियां दी और ये जिंदगी जो है कैसे ओरिजिनेट हुई। इसमें बहुत सारी थ्योरियां हम पढ़ेंगे, यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं। theories about origin of life. फर्स्ट थ्योरी जो हम पढ़ते हैं वो है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन की जो मानने वाले हैं वो है फादर सोरेस। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन में ये क्या है, ये रिलीजियस यानी मुसलमानों का अपना अकीदा है कि ये जो अर्थ जो है वो जो लाइफ है वो अल्लाह ताला ने ऐसे ही इंसानों को पैदा किया। नहीं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पहले इंसान जो है वो इस रोए ज़मीन पर वो है हजरत आदम अलैहिस्सलाम, और पहली जो औरत है वो है बीबी हवा यानी हजरत हवा अलैहिस्सलाम। और इसी तरह हिंदू का जो अकीदा है, उनके अकीदे के मुताबिक मनु जो है वो पहले इंसान है इस दुनिया पर, और श्रद्धा श्रद्धा जो है वो पहली औरत है इस दुनिया पर। और फादर सुरेश यानी बाइबल में भी इसका जिक्र है कि हवा जो है वो पहली औरत है और हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो है वो पहले इंसान है इस धरती पर। और अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जितने भी यानी जानवर हैं, इंसान हैं, उनको वैसे ही पैदा किया। और फादर सुरेश का कहना है कि गॉड आए, उसने इस धरती पे जितनी भी चीज़ें हैं उनको वैसे के वैसे बनाया, यानी इंसान को इंसान बनाया, हैवान को हैवान बनाया, हशरात को हशरात बनाया और प्लांट्स को प्लांट्स बनाया। यानी कि ये इवॉल्व नहीं हुए, ये ऐसे के ऐसे ही बने हुए हैं। और ये हमारा भी अकीदा है एज अ मुस्लिम कि अल्लाह ताला जब कुन कहता है तो फयकुन होता है। और हमारा अकीदा है और कुरान में भी है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को 6 दिन में पैदा किया। अब ये 6 दिन जो है ये हमारे इन 6 दिनों की तरह नहीं है, उनकी लंबाई कितनी होगी ये हमें नहीं पता। बाकी अल्लाह ताला ने इस दुनिया को जो है वो 6 दिन में बनाया है। अब सेकंड जो थ्योरी है वो क्या है, थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रॉफिज्म। कैटास्ट्रॉफिज्म के जो मानने वाले हैं वो है क्यूरियर। कैटास्ट्रॉफिज्म के मुताबिक, इस थ्योरी के मुताबिक, इस दुनिया में जब बहुत चीजें हो जाती हैं, यानी बहुत सारे जो लाइफ बढ़ जाती हैं, यानी बहुत सारे इंसान पैदा बन जाते हैं इस दुनिया पे, बहुत रश बन जाता है, तो क्या होता है एक डिजास्टर्स हो जाता है जलजलों की सूरत में, तूफान की सूरत में, सिलाब की सूरत में, या कुछ भी हो जाता है कि वो सफा हस्ती से मिट जाते हैं और दोबारा से ये चीजें जो है ये नए सिरे से दोबारा से बन जाती हैं। तो ये है कैटास्ट्रॉफिज्म की थ्योरी। यानी डायनासोर्स जो है, पहले इस दुनिया पे बहुत सारे डायनासोर्स रहते थे, लेकिन डिजास्टर्स की वजह से, जलजलों की वजह से, और वो बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो वो इस दुनिया से हट गए, यानी इस सफा हस्ती से मिट गए, और उनकी जगह पे और जो है एनिमल्स और इंसान्स और ज़िंदगी जो है वजूद में आई। ये है कैटास्ट्रॉफिज्म की थ्योरी। अब नेक्स्ट देखते हैं
कॉस्मोजोइक थ्योरी, कॉस्मोजोइक एंड पेनिस्पर्मिया, कॉस्मोजोइक एंड पेनिस्पर्मिया थ्योरी। कॉस्मोजोइक एंड पेनिस्पर्मिया की जो मानने वाले हैं उनमें अर्हीनियस आता है एंड रिक्टर। कॉस्मोजोइक थ्योरी के मुताबिक हमारी जमीन के अलावा स्पेस में कुछ ऐसी और भी चीजें हैं जहां से स्पोर्स लाइफ जो है वो स्पोर्स की फॉर्म में या स्पर्म्स की फॉर्म में या सीड्स की फॉर्म में, सॉरी स्पोर्स की फॉर्म में और सीड्स की फॉर्म में जो है ये लाइफ जो है वहां से आई है। यानी कॉस्मोजोइक थ्योरी के मुताबिक ये हमारी अर्थ है, यहाँ स्पेस में मौजूद कोई और जो है, यहाँ पे कोई और चीज है जहाँ पे जिंदगी एग्जिस्ट करती है और यहाँ से स्पोर्स जो है वहाँ या स्पर्म जो सीड्स जो है यहाँ पे आए और इस धरती पे यानी हमारी जमीन पर जो है यहाँ से लाइफ आई है। इसको कहते हैं कॉस्मोजोइक थ्योरी। कॉस्मोजोइक थ्योरी को अगर हम देखें, यहाँ पे सपोज ये हमारा सोलर सिस्टम है, यानी ये सन है और ये मरकरी, वीनस, अर्थ और इस तरह मार्स। अर्थ जो है यहाँ पे हमारी अर्थ है, मार्स यहाँ पे वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर और यहाँ पे जो प्लेट्स हैं यहाँ पे मीटेरॉइड्स और मीटियोर्स होते हैं। मीटेरॉइड्स और मीटियोर्स क्या होते हैं? ऐसे रॉक्स के वो होते हैं, टुकड़े होते हैं बड़े बड़े जो कि जो यहाँ से आते हैं और हमारी जमीन के साथ टकरा जाते हैं, इनको बोला जाता है मीटेरॉइड्स। और मीटियोर्स क्या होते हैं? ये हमारी जमीन से टकराने से पहले यहाँ के फ्रिक्शन यानी स्पेस में ही खत्म हो जाते हैं, तो इसको मीटियोर्स बोला जाता है। तो इस कॉस्मोजोइक थ्योरी के मुताबिक ये मीटेरॉइड्स जो है यहाँ पे आए और उसमें क्या थे? सीड्स थे और ऐसे स्पर्म वगैरह थे जो हमारी जमीन पे यहाँ पे लाइफ लेकर आए। तो ये है कॉस्मोजोइक थ्योरी। और पेनिस्पर्मिया का जो कंसेप्ट है वो ये है कि हमारी जमीन के अलावा इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में और कहीं भी जिंदगी एग्जिस्ट करती है और ये जो लाइफ है वहां से आई है, यानी किसी और जगह पे जिंदगी एग्जिस्ट करना, ये पेनिस्पर्मिया का कंसेप्ट है। अब आगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरीज है वो हम पढ़ेंगे, वो है एबायोजेनेसिस। एबायोजेनेसिस या स्पॉन्टेनियस जेनरेशन। एबायोजेनेसिस या स्पॉन्टेनियस जेनरेशन थ्योरी। इनकी जो मानने वाले हैं वो कौन है? वॉन हेलमेट, एरिस्टोटल। वॉन हेलमेट एंड एरिस्टोटल। इनके मुताबिक, एरिस्टोटल के मुताबिक उनका ये कंसेप्ट था कि चीजें जो है यानी लिविंग चीजें जो है वो खुद ब खुद जो है वो नॉन लिविंग चीजों से बन जाती हैं। सपोज उन्होंने कहा कि ये नाइल का जो वाटर है, यानी ये दरियाई नाइल है, नाइल का जो वाटर है वहां पे क्या होता है? यहाँ पे यानी बीच पे जब यहाँ भी धूप निकलती है तो बीच पे पड़ा जो मिट्टी होता है, तो उस धूप के सीखने से उस मिट्टी से खुद बहुत क्या बन जाते हैं? मेंढक यानी फ्रॉग बन जाते हैं और कुछ नहीं तो कहाँ की क्रोकोडाइल्स भी बन जाते हैं। तो ये उनका एरिस्टोटल का कंसेप्ट था कि धूप के सीखने से पानी और मिट्टी से क्रोकोडाइल्स और फ्रॉग बन जाते हैं। ये एरिस्टोटल का कंसेप्ट था कि स्पॉन्टेनियसली यानी खुद ब खुद बन जाते हैं नॉन लिविंग चीजों से। और इस बाई ने, वॉन हेलमेट ने तो हद ही कर दी। उसने क्या कहा कि देखिए, अब मैं एक रेसिपी बताता हूं आप लोगों को। उसने कहा, उसने पसीने की एक शर्ट, वो कहीं गया वॉक पे, वहां से आया और पसीने से शराबूर उसने शर्ट उतारी और शर्ट को ऐसे टटोल के एक गेहूं का बूरा पड़ा था वहां पे डाल दिया।
21 दिनों बाद उसने कहा कि अब मैं इस रेसिपी से क्या बनाता हूँ, आप लोग देखते रहिए। उसने कहा कि मैं इसमें से चूहे बना लूंगा। तो उसने जब 21 दिन बाद उसने देखा तो वहां पे वाकई में चूहे बन गए थे। तो उसने क्या कहा कि ये चूहे जो बने हैं वो स्पॉन्टेनियसली नॉन लिविंग चीजों से बने हैं, यानी एबायोजेनेसिस। गंदम नॉन लिविंग चीज है, पसीना नॉन लिविंग है, तो ये जो चूहे आए हैं वो नॉन लिविंग चीजों से आए हैं। हालांकि बाई ने ये नहीं देखा कि वहां पे गेहूं पड़ा है, उसका मुंह खुला है, तो उसमें से चूहा, प्रेग्नेंट चूहा आया होगा और उस चूहे ने वहां पे बच्चे दिए होंगे। उसने ये नहीं देखा, लेकिन उसने जो देखा वो उसने बताया, जो कि गलत था। ये है एबायोजेनेसिस का कंसेप्ट। अब हम देखते हैं कि बायोजेनेसिस का कंसेप्ट क्या है। बायोजेनेसिस बायोजेनेसिस का जो कंसेप्ट है, मैं पानी पी लेती हूँ। बायोजेनेसिस का कंसेप्ट क्या है? बायो मीन्स लाइफ, जेनेसिस यानी लाइफ जो है वो लाइफ से ही ओरिजिनेट होती है। तो ये जो साइंटिस्ट थे, बाकी साइंटिस्ट बायोजेनेसिस के जो मानने वाले हैं, इसमें क्या कौन कौन है? रेडी, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, स्पेरेंज़ेनी एंड लुइस पास्टर। इन बाइयों से, रेडी, स्पेरेंज़ेनी एंड लुइस पास्टर से वॉन हेलमन की बात हजम नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अब हम देखते हैं कि आप हमें ये रेसिपी कैसे देते हैं, यानी आप चूहे कैसे बना सकते हैं, हम प्रूफ करके देखेंगे कि आप गलत हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। रेडी का एक्सपेरिमेंट अगर हम देखें तो उसने क्या किया? एक जार लिया, उस जार में बॉइल्ड मीट के टुकड़े डाले। ये मीट के टुकड़े हैं, बॉइल्ड हैं, और इसका मुंह जो है वैसे खुला रखा, बंद नहीं किया। और फिर दूसरा जार लिया, उसमें भी बॉइल्ड मीट के टुकड़े लिए, और इसका क्या किया? यहाँ पे मलमल का कपड़ा लगाया, मलमल के कपड़े से इसको ढांप दिया। और तीसरा जार लिया, यहाँ पे इसने मीट का टुकड़ा लिया, उसको बॉइल किया हुआ था, और यहाँ पे उसने ढक्कन लगाया। अब कुछ दिनों के लिए उसने रखे ये तीनों जार। जब अगले दिन हो गए तो उसने देखा कि ये जो जिसका मुंह खुला हुआ है इस जार का, तो इसमें यहाँ पे उन्हें मैगॉट नजर आए, यानी मक्खियों की लार्वास जो थे वो नजर आए। जब वो दूसरे उस पे गए तो उसने देखा कि यहाँ पे जो मलमल का कपड़ा लगा हुआ था वहां पे मैगॉट्स के, यानी मक्खियों के लार्वे जो थे वो पड़े हुए थे। जब वो तीसरे उस पे गए जार पे, तो उसने देखा कि यहाँ पे ये गोश्त जो है ये फ्रेश है, यहाँ पे कोई लार्वा मौजूद नहीं है। तो उसने क्या कहा कि ये जो मैगॉट्स हैं वो मक्खियां आके यहाँ पे उन्होंने मैगॉट्स यानी अंडे दिए जो कि लार्वा बने, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। और यहाँ पर इनका जो रास्ता था वो ही बंद था, तो इन्होंने यहाँ पे कोई अंडे नहीं दिए, यानी इन अंडों से फिर से बच्चे बनेंगे और ये जो है यहाँ पे गोश्त जो है गल सड़ जाएगा। तो इसने क्या कहा कि जिंदगी जो है, यानी ये मैगट्स जो है, ये जब जो हमें नजर आते हैं ये ऐसे ही नहीं बने, बल्कि ये मक्खियों ने यहाँ आके अंडे दिए हैं। तो जिंदगी जो है वो जिंदगी से ही ओरिजिनेट होती है। यानी ये जो मैगट्स जो हैं, जर्म्स जो हैं वो किसके जरिए जाते हैं? उसने ये बात कही कि जर्म्स जो है वो हवा के जरिए ट्रांसफर जाती हैं, यानी हवा जो है इस जर्म्स को कैरी करता है। ये था रेडी का एक्सपेरिमेंट। अब स्पेरेंज़ेनी ने क्या कहा? स्पेरेंज़ेनी ने भी इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया। उसने एक फ्लास्क लिया इस तरह का, उसने एक बॉटल ली इस तरह, और इसमें क्या डाला? इसमें भूसा डाला
और कुछ वाटर, उसकी ग्रेवी बनाई। ग्रेवी बनाने के बाद यहाँ पे इसको बॉयल किया, यहाँ पे आग जलाई और इसको बॉयल किया। बॉयल होने के साथ यहाँ से स्टीम जो है वो निकल कर गया, यानी ये स्टीम जो है, स्टीम बन के भाप की फॉर्म में ये निकल कर गया। इस स्टीम के साथ यहाँ पे जो फ्लास्क हैं, ये इनके वॉल्स पे जो जर्म्स थे वो भी इनके साथ निकल गए या मर गए, और इसको फिर से कॉर्क से बंद किया और इसको ऐसे कुछ दिनों के लिए रखा। जब कॉर्क लगा के बंद किया और कुछ दिनों के लिए रखा, तो इसने देखा कि यहाँ पर कोई लार्वास या कोई जर्म्स मौजूद नहीं है, क्योंकि जो जर्म्स थे वो स्टीम के साथ या तो मर गए या निकल गए थे। अब दोबारा से उसने क्या किया, ये कॉर्क उसने तोड़ दी, ये कॉर्क जो है उसने हटा दी और इसको फिर यहाँ पे कुछ दिनों के लिए रखा। जब कॉर्क हटा दी तो उसने देखा कि ये गोश्त जो है, ये जो है यहाँ पे दोबारा से क्या हो गए, लार्वास बन गए थे। तो उसने क्या कहा कि जब रास्ता ही मैंने इसका, तो उसने कहा कि ये मक्खियां यहाँ से एंटर कर गई होंगी, तो यहाँ पे इसलिए जो जर्म्स हैं, यानी हवा के जरिए जर्म्स जो है वो आए होंगे। लेकिन जब प्रेस्ली ने ऑक्सीजन दरियाफ्त किया कि ऑक्सीजन जो है वो लाइफ के लिए ज़रूरी है, तो इस एक्सपेरिमेंट पर भी लोगों ने एतराज़ किया कि ये इसलिए यहाँ पे जर्म्स नहीं थे क्योंकि इसका ऑक्सीजन का रास्ता ही बंद था, ऑक्सीजन अंदर नहीं जा रही थी, तो इसलिए यहाँ पे जो जर्म्स थे वो हमें नज़र नहीं आए। जब ये कॉर्क हटा दिया गया तो ऑक्सीजन के लिए रास्ता खुल गया, तो यहाँ पे जो जर्म्स हमें नज़र आए वो सरवाइव कर गए, यानी वो खुद बहुत से बन गए और हमें नज़र आए। ये था स्पेलेंज़नी का एक्सपेरिमेंट। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है लुईस पास्चर का एक्सपेरिमेंट। लुईस पास्चर ने क्या कहा, अब लुईस पास्चर ने कहा कि मैं कुछ ऐसा सोचता हूँ कि ऑक्सीजन को भी जाने दूँ और जर्म्स को भी रोक सकूँ। तो उसने एक ऐसा तरीका ढूंढा कि ऑक्सीजन भी जा सके और जर्म्स भी ना जा सके। तो उसने एक फ्लास्क बनाई कुछ इस तरह की, जिसका माउथ जो था वो क्या था, ऐसे, जिसका माउथ जो था वो ऐसे था, यानी यहाँ पे उसने यीस्ट डाला, यीस्ट, वाटर एंड शुगर, और इसको बॉयल किया। जब इसको बॉयल किया, यहाँ पे आग जलाई, इसको बॉयल किया तो यहाँ से स्टीम बन के ये सारे जो जर्म्स है वो निकलती गई, और यहाँ पे ये फ्लास्क जो बन गया था, इसको स्वान नेक एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। अच्छा, उसमें क्या हुआ, यहाँ से जो स्टीम है वो बाहर निकलता गया और यहाँ पे कूल होके यहाँ से दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट यानी कंडेंस हो गया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो आ सकती है, लेकिन ये जर्म्स जो है वो एंटर नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे वाटर बन गया है, वाटर लिक्विड फॉर्म में बन गया है। तो इसमें जो उसने देखा और कुछ दिनों के लिए रखा, तो यहाँ पे मौजूद कोई जर्म्स मौजूद नहीं थे। तो उसने क्या कहा कि जिंदगी जो है जिंदगी से ही ओरिजिनेट होती है। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बात है कि उसने ये नहीं बताया कि ये जो जिंदगी है, यानी जो सेल है, फर्स्ट सेल, वो कहाँ से आया, ये उसने नहीं बताया। ये स्टिल उनके लिए क्या है, प्रॉब्लम था। अब इन सब थ्योरीज को पढ़ने के बाद मैं एक बात बताऊंगी जो कि सत्य है। वो क्या है कि कुरान में है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को 6 दिन में पैदा किया, और अगर हम फादर सुरेश की बात देखें तो यहाँ पर भी हमारा अकीदा यही है, और ये कुरान में भी है कि हवा और आदम आए इस दुनिया पे। अगर कैटास्ट्रॉफिज्म की बात करें
और कुरान को इसके साथ कंपेयर करें तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो थे, यानी नूह अलैहिस्सलाम के बाद नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में जो लोग सवार हुए और कोई एक ऐसा कैटास्ट्रॉफी, ऐसा सैलाब आया था, ऐसा तूफान आया था कि सारी चीज़ें जो है यानी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो गई थी और ज़िंदगी दोबारा से ओरिजिनेट हुई थी उन नूह अलैहिस्सलाम से। तो यहाँ पर भी एक बात जो है उसमें दम है। और कॉस्मोसोइक थ्योरी एंड पैंस्पर्मिया, यानी ये भी है कुरान में कि और जो मखलूक़ात हैं वो भी पाए जाते हैं, हमें पता नहीं है इसका। और बायोजेनेसिस, स्पॉन्टेनियस जेनरेशन, इसका भी ये है कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि मैं जिंदा को मुर्दों से निकालता हूँ, जिसका मफहूम कुछ इस तरह का है कि मुर्दों को जिंदा से निकालता हूँ और जिंदा को मुर्दों से निकालता हूँ। तो इस बात में भी दम है, अगर हम कुरान को देखें और इन बातों को देखें तो कुछ ना कुछ दम है इसमें भी। और बायोजेनेसिस का ये हो गया। अब हम नेक्स्ट जो थ्योरी है वो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, वो है ऑपेरॉन हेल्डन थ्योरी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो इख्तिताम हुआ। अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं और आप कुछ सीखना चाहते हैं तो मेरे वीडियोस को जो है वो देखा करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं कल के लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतना ही काफ़ी। शुक्र है।